हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टारगेट ऑफ होम साइंस एकेडमी। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एंड मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को लेके डिस्कस करेंगे। एक नया चैप्टर जो हम लोगों का होगा आज का, वो हम लोग बात करेंगे बीएमआर के बारे में। बीएमआर क्या होता है, आधारीय चयापचय दर किसे कहते हैं। तो जैसे कि जब आप नेट का एग्जाम देते होंगे तो नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है एंड ये आपका टीजीटी, पीजीटी एंड यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बीएमआर के बारे में। बीएमआर क्या होता है, हम बीएमआर को कैसे नापते हैं। बात करते हैं हम बीएमआर की। बीएमआर को हम हिंदी में आधारीय चयापचय दर के नाम से जानते हैं। इसे हम आधारीय चयापचय दर के नाम से जानते हैं। आधारीय चयापचय दर, चयापचय, इसे हम आधारीय चयापचय दर के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में इसे हम क्वेश्चन में कभी कभी आपसे बेसल मेटाबॉलिज्म ना देके, बेसल मेटाबॉलिक रेट ना देके आपसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि बीएमआर कौन सी स्थिति में घटता है और कौन सी स्थिति में बढ़ता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बस इसमें दो ही क्वेश्चन पूछेगा कि बीएमआर कौन से स्टेज पे घटता है या बीएमआर किस स्टेज पे बढ़ता है। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, बीएमआर को नापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है। बीएमआर को नापने के लिए कौन सी स्थिति या किस स्टेज में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, तो उसमें आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। आइए हम वन बाय वन करके एक एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। इसे शॉर्ट में लिख लीजिए बीएमआर। सबसे पहली चीज बीएमआर क्या होता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में होता है, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि व्यक्ति विश्राम की अवस्था में होना चाहिए, ना कि निद्रा की अवस्था में। व्यक्ति जागृत अवस्था में होना चाहिए एंड उसे भोजन किए हुए टोटल 12 आवर्स हो चुके होने चाहिए। 12 घंटे उसे भोजन किए हुए हो चुके होने चाहिए। उस समय जब हम आधारीय चयापचय दर को मापते हैं तो उस समय जो भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या होता है, आधारीय चयापचय दर कहलाता है। ठीक, आप इसे लिख लीजिए। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था में होता है, ये ध्यान में रखिएगा, विश्राम की अवस्था। विश्राम की अवस्था में होता है तो उसमें क्या होती हैं, तो उस समय शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। शरीर में तो उस समय शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिसे हम नहीं करते हैं। क्रियाएं होती हैं जिसे हम करते नहीं हैं, वो स्वयं अपने आप उसमें होता रहता है। जैसे कि क्या है, जैसे शरीर में तापक्रम को स्थिर बनाए रखना। जैसे शरीर में तापक्रम को स्थिर बनाए रखना।
शरीर में तापक्रम को स्थिर बनाने के लिए भी तो क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस समय जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय दर कहते हैं। क्या है आपका, इसमें भी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि उसमें क्या है, भोजन किए हुए उसे 12 घंटे हो चुके होने चाहिए। ठीक, तो ये है आपका बीएमआर अर्थात आपका आधारीय चयापचय दर। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आधारीय चयापचय दर बीएमआर को मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, तो इसे वेबडिक्ट स्पायरोरॉथ नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। मापने की सही अवस्था क्या होती है, विश्राम की अवस्था। मापने की सही अवस्था क्या होती है, विश्राम अवस्था होती है। ठीक, तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है, शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो किससे रिलेट करता है, वो आपका बीएमआर से रिलेट करता है। एंड अगर पूछ लेता है कि शरीर को जो बीएमआर को हम मापते हैं, तो बीएमआर को मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, तो वेबडिक्ट स्पायरोरॉथ नामक एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम बीएमआर का माप करते हैं। ठीक, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, बीएमआर किस स्टेज पे घटता है और किस स्टेज पे बढ़ता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहली बात हम करते हैं बीएमआर कैसी विधि होती है, तो बीएमआर एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। बीएमआर कैसी विधि होती है, यह एक अप्रत्यक्ष विधि होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे कैलोरीमेट्री के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे हम कैलोरीमेट्री के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है जो आपकी बीएमआर होते हैं, बीएमआर आपकी कौन सी विधि होती है, तो वो आपकी अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक, जिसकी लंबाई क्या होती है, मान लीजिए इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति की लंबाई अधिक होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है, तो उसका जो बीएमआर होता है, उसका बीएमआर लेवल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और कोई व्यक्ति अगर छोटा है तो छोटे व्यक्ति का क्या होता है, बीएमआर कम होता है। लेकिन इसमें दो चीजें ध्यान में रखिएगा, यदि व्यक्ति वयस्क अवस्था में है तो उसका जो बीएमआर लेवल होता है वो अधिक होता है। लेकिन यदि कोई शिशु है, कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बालक है, तो उसका जो बीएमआर होता है, उसका बीएमआर कैसा होता है, उसका बीएमआर कम होता है, उसका बीएमआर भी क्या होता है, अधिक होता है। एक वयस्क व्यक्ति के अकॉर्डिंग एक शिशु बालक का जो बीएमआर होता है वो अधिक होता है। क्यों, क्योंकि उस समय क्या होता है, छोटे बालक का जो विकास होता है वो बहुत अधिक तेजी में होता है। ठीक, इसलिए उसमें बीएमआर क्या होती है, अधिक होती है। हाँ, एक बार लिख लीजिए इसको। 5 वर्ष की अवस्था में बीएमआर क्या है, अधिक होता है। 5 वर्ष की अवस्था में बीएमआर अधिक होता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे
रीजन पूछ लेता है तो रीजन में आप ये लिख दीजिएगा, उसमें आपसे लिखा रहेगा, आपको सिर्फ मार्क करना रहेगा। क्योंकि इस समय क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का विकास बहुत ही तेजी गति में होता है। उसमें क्या है, नए नए ऊतकों का निर्माण होता है। इस स्थिति में नए नए ऊतकों का निर्माण होता है, इसीलिए क्या है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो अधिक हो जाती है। ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, अधिक बढ़ जाती है। ठीक, इसलिए इसमें बीएमआर क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें खिलाड़ी या स्पोर्टमैन। अगर क्वेश्चन पूछता है खिलाड़ी या स्पोर्टमैन में बीएमआर की जो स्थिति होती है, क्या बीएमआर बढ़ता है या घटता है। जब खिलाड़ी खेल कर आता है तो वो अगर विश्राम की अवस्था में है तो क्या उस समय खिलाड़ी की जो बीएमआर होता है या स्पोर्टमैन की जो बीएमआर लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है। तो उस समय क्या है, उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो यदि ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी तो क्या होगा, बीएमआर बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो इस समय खिलाड़ी या स्पोर्टमैन को खिलाड़ी और क्या है, खिलाड़ी या स्पोर्टमैन खिलाड़ी या स्पोर्टमैन को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए क्या होता है, बीएमआर इसमें बढ़ता है। इसलिए बीएमआर बढ़ जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में भी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आपका, जब थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन्स का अधिक श्रवण होता है तो उस समय बीएमआर घटता है या बढ़ता है। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा कि जब थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन्स का क्या होता है, श्रवण होता है, तो उस समय आपका जो बीएमआर होता है वो बीएमआर आपका घटता है या बढ़ता है। तो मान लीजिए अगर थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन्स अगर अधिक श्रवण होगा, तो अगर थायराइड हार्मोन श्रवण हो रहा है तो उस समय क्या होगा, ऊर्जा की आपको आवश्यकता होगी, तो उस समय आपका बीएमआर क्या होता है, बढ़ता है। इस समय आपका बीएमआर बढ़ता है। ठीक, वो लिखिए मत, वो आपके क्वेश्चन पेपर का है प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं गर्म जलवायु में बीएमआर आपका कैसा होता है, बढ़ता है या घटता है। तो गर्म जलवायु में बीएमआर बढ़ता है और ठंडी जलवायु में क्या है, बीएमआर घटता है। गर्म जलवायु में, ब्लू वाले से आई थिंक दिख नहीं रहा होगा अच्छे से ना, तो इसलिए मैं रेड का यूज कर रही हूँ। एंड रेड से भी बहुत कम ही दिखेगा, ब्लैक ही यूज कर लेते हैं। गर्म जलवायु में बीएमआर बढ़ता है, और क्या है, ठंडी जलवायु में बीएमआर घटता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए बुखार की अवस्था है, आपको फीवर है, हल्का आपको ऐसा लग रहा है, मान लीजिए आपको कभी कभी होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हरारत टाइप से लग रहा है, जैसे होता है ना कि कभी कभी बहुत हल्की सी फीवर होती है, फीवर होने ही वाली होती है तो हरारत टाइप से लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, फीवर की अवस्था में बीएमआर आपका कैसा होता है, उस समय बीएमआर आपका बढ़ा हुआ होता है। कितना परसेंट, इसमें आपसे परसेंटेज पूछता है,
गर्म जलवायु में बीएमआर कितना % बढ़ता है? तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें 15 से 25% बढ़ता है। 15 से 25%, 15 से 25% आपका गर्म जलवायु में बढ़ता है। और बुखार की अवस्था में कितना बढ़ता है? बुखार की अवस्था में बीएमआर बढ़ता है। बीएमआर आपका कितने % बढ़ता है? तो 7% बढ़ जाता है, 7% बढ़ जाता है। ठीक, दूसरा है, नेक्स्ट है इसमें, विश्राम की अवस्था में बीएमआर कितना % कम हो जाता है? विश्राम की अवस्था में क्या होता है? जब आप बिल्कुल रेस्ट के स्टेज पे होते हैं, जब आप निद्रा की अवस्था में नहीं होते, सिर्फ आप रेस्ट की अवस्था में होते हैं, तो उस समय जो आपका बीएमआर होता है, उस समय बीएमआर आपका बढ़ता नहीं है, उस समय आपका बीएमआर कैसा होता है? कम हो जाता है। तो कितने % कम होता है? विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में कितने % कम हो जाता है? 10 से 15% कम हो जाता है। 10 से 15% कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा उपवास की अवस्था में। जब हम व्रत की अवस्था में होते हैं, जब हम उपवास की अवस्था में होते हैं, तो बीएमआर कैसा होता है? उस समय बीएमआर बढ़ता है या घटता है? उस समय भी बीएमआर आपका कम हो जाता है। व्रत की अवस्था में, व्रत या उपवास, व्रत की अवस्था में बीएमआर कम हो जाता है। देखिए, जब भी आप कोई भी फूड आइटम्स जब आप खाते हैं या कोई भी आप कार्बोज जब ग्रहण करते हैं, तो जब आप कार्बोज ग्रहण करते हैं तो उसमें जो जो आपका ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जो आपका कार्बोज होता है, वो कार्बोज आपका क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में आपके लीवर में क्या करता है? लीवर के पास जाके वो स्टोर हुआ रहता है, वो आपके इस लीवर के पास जाके स्टोर हुआ रहता है। एंड वो बाद में जब आप व्रत की अवस्था में होते हैं तो वो आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में टूटता है, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में टूट के वो क्या करता है? आपको एनर्जी देने का कार्य करता है। आपका जो कार्बोज होता है, कार्बोज आपको एनर्जी देने का कार्य करता है उस समय। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है इसमें? देखिए, एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति ड्रग्स वगैरह लेता है, ड्रग्स या बहुत अधिक दवाइयाँ जब लेते हैं, तो ड्रग्स या दवाइयाँ अधिक लेने से क्या होता है कि उस समय भी बीएमआर लेवल आपका काफी अधिक बढ़ा हुआ होता है। ड्रग्स या दवाइयाँ लेने से भी बीएमआर लेवल आपका बढ़ा हुआ होता है। जब व्यक्ति मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो पहाड़ पे चढ़ते हुए व्यक्ति का जो बीएमआर होता है, उस समय भी व्यक्ति का बीएमआर क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों? उस समय जो आपके बॉडी से ऑक्सीजन लेवल होता है, उस समय आपके बॉडी से ऑक्सीजन लेवल क्या है? काफी अधिक बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है? आपका बीएमआर भी बढ़ा हुआ होता है। ठीक, बच्चों में बीएमआर बढ़ा होता है, बच्चों में बीएमआर अधिक होता है, और जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, वयस्क पुरुष या वयस्क महिला में बच्चों के अनुसार उनका जो लेवल होता है वो कम होता है। बट अगर हम बात करते हैं वयस्क पुरुष की या वयस्क महिला की,
तो वयस्क पुरुष की या वयस्क महिला की अगर बात करेंगे तो वयस्क महिला में क्या है कि बीएमआर कम होता है, वयस्क महिला में बीएमआर कम होता है, बट वयस्क पुरुष में क्या है बीएमआर अधिक होता है। लेकिन अगर बात करते हैं गर्भावस्था में, तो यदि स्त्री मान लीजिए महिला गर्भावस्था से है, तो गर्भावस्था में क्या है कि महिला की जो बीएमआर होता है, महिला का बीएमआर लेवल कैसा होता है, अधिक होता है उस पुरुष के अनुसार महिला का जो बीएमआर लेवल होता है वो अधिक होता है। लेकिन यदि महिला नॉर्मल स्टेज में है तो नॉर्मल स्टेज में महिला का ही बीएमआर कम होता है। ठीक, तो इतना ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को कि कौन से स्टेज पे बीएमआर कम होता है, कौन से स्टेज पे बीएमआर अधिक होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें फूड मेटाबॉलिज्म है। इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक इसी में ऐड है, फूड मेटाबॉलिज्म, भोज्य का चयापचय। जैसे ये आपका बेसल मेटाबॉलिज्म है, इसी में आप फूड मेटाबॉलिज्म डाल लीजिएगा आगे हेडिंग में। फूड मेटाबॉलिज्म अर्थात क्या है आपका भोज्य चयापचय, भोज्य का चयापचय। भोज्य का चयापचय। अगर हम बात करते हैं भोज्य के चयापचय की, तो चयापचय को हम दो रूप में देखते हैं। चयापचय को सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, चय और अपचय। चय और अपचय, चयापचय को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, चय और दूसरा क्या है अपचय। चय का क्या मतलब है और अपचय का क्या मतलब है। चय का मतलब होता है बनना, चय का मतलब होता है बनना या निर्माण करना, बनना या निर्माण करना, बनना या निर्माण। और अपचय का क्या मतलब होता है, अपचय का मतलब होता है विघटन करना। अपचय का मतलब है विघटन। तो जो बनने, अगर बात करते हैं बनने का, तो क्या बनता है इससे। जब चय का मतलब है बनना या निर्माण करना, तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं। जैसे इसमें क्या है, हर तरह के एंजाइम्स का बनना, हर तरह के एंजाइम्स का बनना, एंजाइम का, हर तरह के एंजाइम्स का बनना। और क्या है इसमें रक्त का निर्माण होना, रक्त निर्माण। और क्या है इसमें जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं, सारे हार्मोन्स का इसी से ही आपके चय से ही निर्माण होता है, हार्मोन्स निर्माण। ठीक, तो क्या है, क्या क्या बनाता है चय, सारे एंजाइम्स का निर्माण किससे होता है, चय से होता है। रक्त का निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण। बात करते हैं अगर हम अपचय की, तो अपचय का क्या मतलब होता है, इसमें आपके ऊर्जा के जो आपका कार्बन होता है, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन आपका ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज को आप ले लीजिए, CO2 का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन, CO2 का ऊर्जा के रूप में
परिवर्तन ही अपचय कहलाता है। CO2 का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन ही क्या है, अपचय कहलाता, विघटन कहलाता है। ठीक, तो चयापचय से मतलब आप समझ गए ना, चयापचय का क्या मतलब होता है। थोड़ा सा हम देखते हैं, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एनाबॉलिज्म। अगर हम बात करते हैं फूड मेटाबॉलिज्म की, अगर हम बात करते हैं फूड मेटाबॉलिज्म की, तो फूड मेटाबॉलिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा एक कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म और क्या है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो इसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं। एनाबॉलिज्म को हम निर्माणकारी क्रियाओं के नाम से जानते हैं। ये क्या है, निर्माणकारी क्रिया है, निर्माणकारी। और कैटाबॉलिज्म क्या है, विघटनकारी। ये आपका विघटनकारी क्रिया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, जो फूड मेटाबॉलिज्म होता है, फूड मेटाबॉलिज्म को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये दोनों चीजें आपको दे दिए जाएंगे एंड उसमें आपको क्या करने होते हैं, मार्क करने होते हैं कि क्या ये दोनों फूड मेटाबॉलिज्म के ही अंतर्गत आते हैं या किसी और के अंदर रिलेट करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि फूड मेटाबॉलिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, अर्थात जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन को ग्रहण करते समय, जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करते समय शरीर में जब शरीर में भोजन का टूट फूट और निर्माण दोनों कार्य जब एक साथ होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उन क्रियाओं को ही हम चयापचय कहते हैं। ठीक है, उन क्रियाओं को ही हम चयापचय कहते हैं। क्यों, उसमें क्या है, भोजन जब ग्रहण करेंगे तो भोजन ग्रहण करते समय कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, मान लीजिए आप एप्पल ही खा रहे हैं, एप्पल खाते समय क्या होता है कि कुछ उसके ऐसे तत्व होते हैं कि जो आपके शरीर में क्या करते हैं, निर्माणक का भी कार्य करते हैं और वो टूट के अलग फॉर्म में क्या है, डिवाइड हो जाते हैं। तो टूटते भी हैं, एक अलग फॉर्म में टूटता भी है, टूटने के बाद क्या करता है, वो आपके शरीर में निर्माणक का भी कार्य करता है। तो जब दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, उस स्टेज को हम चयापचय कहते हैं। इस दौरान हमें क्या है, इस दौरान हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो इसे हम फूड मेटाबॉलिज्म कहते हैं या चयापचय कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बीएमआर क्लियर हो गया होगा। बीएमआर को मैंने जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना मैंने आपको समझा दिया है। बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपके एग्जाम में आएगा बस यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा एग्जाम में आपके कुछ नहीं आने वाला है। या फिर आप उठा के 2-4 सालों का प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें से बस आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको बीएमआर कब घटता है, कब बढ़ता है, कौन से यंत्र से मापा जा सकता है एंड उसमें कौन से स्टेज पे बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट आ सकता है, जो आपका फूड मेटाबॉलिज्म होता है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चयापचय कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चय का क्या कार्य होता है, अपचय का क्या कार्य होता है, यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक, सो आई थिंक ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अगर क्लास समझ में आई होंगी तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और जो लोग न्यू होंगे वो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। कल का जो हमारा चैप्टर होगा, कल हम लोग बात करेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। कल हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जो आपके
टीजीटी और एलटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है और यहाँ से आपके 2-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, तो कल हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म अणुओं के बारे में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।